हे एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2015 का पेपर 2 का सीडीपी का सोल्यूशन। इससे पहले हम 2014 के 4 पेपर और 2015 का फर्स्ट पेपर का सोल्यूशन हम कर चुके हैं। 2011 से लेकर 2023 तक सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 ऑथेंटिक आंसर की के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आने वाले टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज बिकॉज दे आर जेनेटिकली predisposed to do so or because parents intensively teach them from an early age? This question essentially highlights, देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या बच्चे भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनके अंदर आनुवंशिक चीज होती है या फिर उन्हें माता पिता सिखाते हैं, मतलब या तो हेरिडिटी से ही मिलती है या फिर एनवायरनमेंट में आके मिलती है। तो ये कौन सी डिबेट है, इसके बारे में बोला है। फर्स्ट ऑप्शन है नेचर नर्चर डिबेट, द डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट एज मल्टी फैक्टर एबिलिटी, ऐसी कोई बात नहीं हो रही मल्टी फैक्टर एबिलिटी वाली। वेदर डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस और डिसकॉन्टिन्यूस, ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही। द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, तो ऐसी भी बात नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि क्या भाषा जेनेटिक होती है या फिर भाषा को हम सीखते हैं माता पिता द्वारा। तो ये नेचर नर्चर डिबेट है। नेचर होता है हमारी प्रकृति, मतलब जेनेटिक्स और हेरिडिटी, और नर्चर होता है हमारा रहन सहन खान पान यानी हमारा एनवायरनमेंट। तो नेचर और नर्चर पे डिबेट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन कौन सी एज में होता है। ये चारों जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये पियाजे की स्टेज से दिए हैं। तो पियाजे की स्टेज में ये चारों जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपर डिडक्टिव थिंकिंग, ये कौन सी एज में होती है, तो ये होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 11 से ऊपर की जो लास्ट स्टेज बताई है पियाजे ने, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, उसी में बच्चा ये करता है। सेंसरी मोटर स्टेज फर्स्ट स्टेज है जो 0 से लेके 2 साल तक होती है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, इसमें एनिमिज्म, इरिवर्सिबिलिटी होती है बच्चे में। कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर कंजर्वेशन का सिद्धांत इसमें आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। उसके बाद फॉर्मल जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। तो ये चारों ही स्टेजेस दी हैं, और जो इनके की पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान रखने होते हैं कि कौन सी जो विशेषता है कौन सी स्टेज की है, मतलब किस में एनिमिज्म आया, किस में कंजर्वेशन आया। अगर आपको ये पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है तो वीडियो पढ़ी हुई है बिल्कुल, जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वहीं से कराए हुए हैं। बाकी आपने जिन पियाजे को तो बहुत बार पढ़ा ही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, अ चाइल्ड रीजंस यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मॉरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल। अगर आपने कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत अगर पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने 1 सेकंड में निकाल लिया होगा। कोहलबर्ग की नैतिक विकास की मैंने जो वीडियो कराई थी उससे तो 1 सेकंड में ही आ जाएगा, अगर वो वीडियो किसी ने देखी है तो देखो, जो टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए ये करूंगा, आपने मेरे साथ जैसा बिहेव किया वैसा ही मैं आपके साथ करूंगा। अगर आपने मेरी पेंसिल तोड़ी है तो मैं आपका पेन तोड़ूंगा, अगर आपने मेरे साथ लंच शेयर किया है तो मैं भी आपके साथ लंच शेयर करूंगा। तो ये टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन है। देखो ऑप्शन देख लेते हैं। द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, हाँ बिल्कुल सही। द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, नहीं, ये तो फर्स्ट लेवल की फर्स्ट स्टेज है जिसमें बच्चा बिल्कुल छोटा है। उसके बाद द गुड बॉय गुड नाइस गर्ल, ये सेकंड लेवल की स्टेज है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये थर्ड लेवल में होता है। तो इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। ठीक है, कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं हमें पता है, और 6 स्टेजेस दी हैं, हर एक लेवल में 2 स्टेजेस दी हैं। तो टिट फॉर टैट वाली ये सिचुएशन है जो फर्स्ट लेवल की सेकंड स्टेज में आती है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, क्या होता है। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चे को पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसा किसने कहा है कि बिना दंड के बच्चे को पढ़ाया नहीं जा सकता, तो काटो, बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है, हाँ ठीक है। उसके बाद है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट। उसके बाद है इज सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक, देखो ये भी नेगेटिव पॉइंट है कि सेंटर्ड अराउंड टेक्स्ट बुक। तो यहाँ से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर देती है। तो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन सॉल्विंग क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सारे पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ये पहचान है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? Question encouraging students to voice their individual opinion on issues and reflections while giving reasons for the same प्रमोट। मतलब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं बच्चे, जो है वो अपनी थिंकिंग रख रहे हैं। तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग तो हो नहीं सकती, या तो यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग का तो आंसर ठीक होता, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग कट जाएगा। रिकॉल ऑफ इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, पुनर्स्मरण की कोई बात नहीं हो रही। स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट। एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ ये बिल्कुल सही है, बच्चे अपनी थिंकिंग कर रहे हैं, अपनी सोच दे रहे हैं, अपने ओपिनियन दे रहे हैं। विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन की खुद के ही विचार रख रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट सम अप्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। इनके डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो हमें पता है कि दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं बिल्कुल एक दूसरे पे। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर सिनोनिम टर्म्स। देखो परिभाषिक शब्द नहीं है ओनली, ये तो पूरी ही वो होते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन अ कॉम्प्लेक्स मैनर, ये बात ठीक है। डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होते, इंटर रिलेटेड होते हैं। लर्निंग ट्रेल्स बिहाइंड डेवलपमेंट, अधिगम विकास के पीछे रहता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पे ये होता ना कि डेवलपमेंट ट्रेल्स बिहाइंड लर्निंग, जो विकास है वो अधिगम के पीछे रहता है, तो स्टेटमेंट यहाँ सही थी। ठीक है, ध्यान रखना, जो डेवलपमेंट ट्रेल्स बिहाइंड लर्निंग ठीक था, लर्निंग ट्रेल्स बिहाइंड डेवलपमेंट बिल्कुल सही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा कि ये इंटर रिलेटेड होते हैं कॉम्प्लेक्स मैनर में। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट है। उसके बाद है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा, लाइफ लॉन्ग चलती है डेवलपमेंट की प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है। हमें नोट बताना है तो काट दो इसको। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है, एलिमिनेट। डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल, ये भी बिल्कुल है, ये इसी की विशेषता है, प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इज गवर्नड एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर अलोन। देखो अलोन ओनली जहाँ जाए वैसे ही नेगेटिव वर्ड देते हैं, तो ओनली कल्चर पे डिपेंड नहीं होता, डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा सेवेंथ का। अ की फीचर ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। देखो एक चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासरूम होता है वो कैसा होता है? तो जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लास होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे, उसमें बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट होता है बच्चों के लिए सीखने लायक, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है, बिल्कुल नहीं, काट दो, नेगेटिव पॉइंट। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त इनाम देता है, ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। The teacher's role is to present the knowledge to be learned and to assess the student on standard parameters. Standard parameter very negative word है भाई, यहाँ से ही काटो। The students with the teacher's guidance are made responsible for constructing their own understanding. Yes, own understanding very positive. Fourth option ही यहाँ से सही हो जाएगा। Child centered classroom में बच्चे अपनी सोच रखते हैं, उनके हिसाब से क्लास चलती है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। टीचर्स होते हैं वो उनको गाइड करने का काम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट इंटेलिजेंस? Intelligence is the ability to do well in school. Intelligence is multidimensional, having several aspects to it. हाँ ठीक है। Intelligence can be reliably determined only by, only आ गया पहले काटो। Intelligence is fundamentally neurological functioning, for example speed of processing, sensory discrimination, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल संवेदी विभेद ऐसा कुछ नहीं होता। तो इंटेलिजेंस जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होती है, हैविंग सेवरल एस्पेक्ट्स टू इट, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मल्टी डायमेंशनल बुद्धि का सिद्धांत भी हमने पढ़ा हुआ है, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। बहुआयामी होती है और इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं, किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई इंटेलिजेंस छुपी हुई होती है, बस पहचानने की उसे जरूरत होती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जेंडर बायस यानी जेंडर पक्षपात की स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है? अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नताओं की स्वीकृति, अगर स्वीकृति हो रही है तो डिफरेंस नहीं होगा जेंडर, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ड्यू टू कल्चर एटीट्यूड, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, यही है जेंडर पक्षपात। जेनेटिक डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, रिसेप्शन ऑफ सेल्फ एज रिलेटिवली फेमिनिन एंड मस्कुलिन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ से जो जेंडर पक्षपात हुआ वो बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट सही दे रही है कि सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना, यही होता है जेंडर पक्षपात। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
As an upper primary school teacher, you have quite a few children who are first generation school कोर्स। फर्स्ट जनरेशन स्कूल कौन सी होती है? जो पहली बार स्कूल में आई है, पहली पीढ़ी के रूप में, मतलब उसके जो मम्मी पापा हैं, दादा दादी, कोई और पढ़ा हुआ नहीं है, कोई और स्कूल में नहीं गया है अभी तक, वही है जो स्कूल में आ रहे हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यू मस्ट लाइकली टू डू? तो आपको क्या बिहेव करना है एज अ टीचर? बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है और उन्हें अपने माता पिता के साथ काम में सहायता करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं कहना ऐसा। माता पिता को बुलाएंगे और उनसे अपने बच्चों का ट्यूशन लगवाने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं। कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे? बिल्कुल ठीक। उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी उत्तर ये क्या बात हुई भाई? तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, जो पहली बार स्कूल में आ रहे हैं उनके साथ हमें सहयोगितापूर्ण व्यवहार करना होता है। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत कुछ अंतर होता है। हाँ, होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो? बिल्कुल नहीं। Ensure that each child gets opportunities to develop as per her potential। हाँ ठीक है। Lay down normative standards of assessment of children। फिर आ गया स्टैंडर्ड काटो। Ensure that the teacher uses standardized instruction। बिल्कुल नहीं। तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही लग रहा है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। ठीक है, जैसा भी उसमें सीखने की क्षमता है, उसके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उनके हिसाब से वो सीखे। A teacher's most important role in an inclusive classroom। इंक्लूसिव क्लासरूम जहाँ पे हर टाइप के बच्चे बैठे हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए टीचर को? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। हाँ ठीक है। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना। क्यों जानना है भाई? काटो। तो यहाँ से जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड में, आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे देखना कि समान गति से कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ता, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। इंक्लूसिव क्लास है तो उसमें डिसेबल्ड बच्चे भी होंगे, तो वो थोड़ा धीरे गति से बढ़ेंगे, और कुछ तेज बच्चे होंगे, गिफ्टेड चिल्ड्रन होंगे, वो अपनी गति से सीखेंगे, तो समान नहीं हो सकती। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी कट जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है। अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? By giving factual information, by giving children an opportunity to express their own understanding of the concept, by dictating the information, by punishing children। पनिश नहीं करना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। साफ पता चल रहा है यहाँ से हमें ऑप्शंस का कि उन्हें अपनी ही एक्सप्रेस देयर ओन अंडरस्टैंडिंग फॉर द कंसेप्ट, ऐसा मौका देना है कि वो अपनी खुद के कंसेप्ट रेडी कर सके। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ सर्टिफिकेट इज गिवन टू चिल्ड्रन व्हेन दे रीड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बुक्स। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे। क्यों काम नहीं करेगी? जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। देखो ऐसी कोई बात नहीं है, दे देंगे भाई। पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य में बाधा डालेगा नहीं। यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। हाँ, ये बात ठीक है। पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों की खरीदने की आवश्यकता होगी तो खरीद लो। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। जो बच्चे हैं वो मतलब बाह्य तौर से मोटिवेटेड होंगे पुस्तक पढ़ने के लिए, सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए पुस्तक पढ़ेंगे, तो ये बात है, ये हो सकता है। बाकी कोई ऑप्शन यहाँ से रिलायबल नहीं लग रहे, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। रोल ऑफ टीचर इन अ क्लास। क्या रोल होता है टीचर का? फिल द स्टूडेंट विद देयर ओन नॉलेज एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जामिनेशन। बिल्कुल नहीं। ओवरऑल डेवलपमेंट करना होता है, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ाना। ट्रांसमिट नॉलेज इन अ स्ट्रेट फैशन एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर राइट आंसर्स। फॉलो द टाइम टेबल, प्रोवाइड ऑथेंटिक लर्निंग सिचुएशंस एंड फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड, इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। ठीक है, और उनको अच्छा एनवायरनमेंट देना है, ऐसी सिचुएशंस देनी है कि वो खुद के कंसेप्ट बनाकर सीख सके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट चिल्ड्रंस मेकिंग एरर्स। जो बच्चे गलतियां करते हैं उनके बारे में क्या विचार सही है? बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उन्हें विचार करने की क्षमता नहीं होती है। ऐसा किसने कहा? बच्चे में कभी कोई गलती हमें नहीं निकालनी है, चाहे पूरा सिस्टम, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड फेल हो जाए, कोई बच्चा गलत नहीं होता है। बच्चे की गलतियां खिड़की के समान होती है। हाँ, यही बात बिल्कुल सही है। जो बच्चे एरर करते हैं ना, चिल्ड्रंस एरर्स आर अ विंडो इनटू हाउ दे थिंक। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ से सही है।
नेक्स्ट है असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हाँ, असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? आज के समय में केवल अंक ही, बिल्कुल नहीं। चिल्ड्रन नीड टू बी मार्क्ड, बिल्कुल नहीं। असेसमेंट हेल्प्स अ टीचर टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस लर्निंग एंड सर्व्स एज अ फीडबैक फॉर हर ऑन टीचिंग। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। असेसमेंट हेल्प करती है टीचर को ये जानने में कि उसने कैसे पढ़ाया, कितना पढ़ाया और कहाँ उसे और ज़्यादा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, कैसे बच्चा सीख रहा है। तो इसीलिए असेसमेंट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इस पृष्ठभूमि में शिक्षक की प्राथमिक भूमिका भूमिका क्या होनी चाहिए? ये जो लाइन्स है ये सारी एनसीएफ में बोली गई है, तो ऐसे क्यों बोली गई है ये पूछा है। इसमें शिक्षक शिक्षक की जो है वो क्या भूमिका होनी चाहिए? पाठ्यपुस्तक के अध्ययन को क्रमवार पूरा कराना, बिल्कुल नहीं। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछना, उत्तर करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों को पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल नहीं। तो थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। टू गिव प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू शेयर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। ठीक है, यही होती है प्रोग्रेसिव और चाइल्ड सेंटर्ड क्लास। To encourage children to put in efforts to their students, teachers need to motivate the child, scold the child, control the child, compare the child. तो सिंपल दिख रहा है, motivate the child, फर्स्ट ऑप्शन सही है। Which one of these statement in the context of emotions, learning and motivation is most appropriately? इमोशंस के बारे में, लर्निंग के बारे में और मोटिवेशन के बारे में कौन सा कथन सही है? इमोशंस डू नॉट प्ले एनी रोल, बिल्कुल गलत है, प्ले करता है रोल। लर्निंग समथिंग न्यू इज डिपेंडेंट ऑन हाउ गुड वी आर एट दैट। मतलब किसी चीज़ की अगर हमें लर्निंग करनी है तो वो उस पर डिपेंड रहता है कि वो हमें पहले से ही कितना आता है, बिल्कुल नहीं। इमोशंस नीड टू बी पुश्ड असाइड टू अलाउ, पुश्ड असाइड नहीं। इमोशंस आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरविंड विद मोटिवेशन एंड लर्निंग, बिल्कुल सही। तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बार ऑप्शन से ही आंसर आ जाता है, चाहे हमें उसका फैक्ट पता हो या ना पता हो। सीटेट में स्पेशली ऐसे ही होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस असेस द चाइल्ड एबिलिटी। मल्टीपल चॉइस से चार ऑप्शन हमें दे दिए गए हैं। हम जैसे कि अभी हमारे सामने चार ऑप्शन रखे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? क्या अपना दिमाग यूज़ कर सकते हैं? क्या किसी चीज़ में क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ हम सही आंसर को पहचान सकते हैं, तो वही कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिर्फ हमें रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं करेक्ट आंसर में। कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, रिकॉल नहीं कर सकते, बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, सही उत्तर को पहचानने में। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डजंट इंक्लूड लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स, बिल्कुल सही, सोशलाइजेशन में ही आते हैं। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, कौशलों का अर्जन भी सोशलाइजेशन में आता है। एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ सोशलाइजेशन में आते हैं। जेनेटिक ट्रांसमिशन सोशलाइजेशन में नहीं आता, ये तो हेरिडिटी में आते हैं, जेनेटिक्स में आते हैं। तो जेनेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता, नहीं पूछा था, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विच टर्म फेज डज पियाजे यूज फॉर मेंटल स्ट्रक्चर, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है हर अलग अलग एग्जाम में, और इतना इजी क्वेश्चन है ये। एच टेट, सी टेट, पता नहीं कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा है कि पियाजे ने जो मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको स्कीमा नाम दिया है। सिंपल स्कीमा, मानसिक संरचनाएं को स्कीमा कहा है। जोन ऑफ डेवलपमेंट नहीं, ये तो वाइगोस्की का है, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, स्कीमा कहा है, आपको अच्छे से पता होगा। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, वाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ? वाइगोस्की ने कहा था कि बच्चे खुद से बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, या फिर बच्चे स्वभाव से बातूनी होते हैं। देखो, बातूनी तो होते हैं वैसे कई कई बच्चे, लेकिन ये फोर्थ ऑप्शन नहीं लगाना, थर्ड भी नहीं लगाना। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल सही। अपने खुद को ही गाइड करते हैं, गाइडेड लैंग्वेज, गाइडेड स्पीच। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ईगोसेंट्रिक मत लगा देना कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, तो उसका खुद से बोलने में कोई रोल नहीं है, इसलिए बोलते हैं खुद में खुद को ही गाइड करते हैं बच्चे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज have retarded mental development, have low IQ, have confusion between letters and alphabets that look alike। हाँ, बिल्कुल सही। इजीली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तभी तो उनमें लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। उनको कंफ्यूजन रहती है, सेम सेम वर्ड जो दिखते हैं, जैसे लड़की को लकड़ी पढ़ देते हैं, लकड़ी को लड़की पढ़ देते हैं। थर्ड ऑप्शन इसलिए सही हो जाएगा, बिल्कुल जो सेम सेम से दिखते हैं उनको पढ़ने में दिक्कत होती है।
व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्या है क्रिएटिविटी? देखो जहाँ भी क्रिएटिविटी यूज होगा वहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग ढूंढ लेना। क्रिएटिविटी हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ी होती है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी इज बेस्ट डिफाइंड एज एन आईक्यू। नहीं, आईक्यू से क्रिएटिविटी को नहीं डिफाइन कर सकते। अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैट रेफर्स टू स्किल एंड डिपेंड ऑन एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए नहीं, बिल्कुल नहीं। अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैट डिपेंड्स हेविली ऑन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही है। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सोल्यूशंस निकाले, वही होती है क्रिएटिविटी, और डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ जुड़ी हुई होती है, तो हमेशा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को ट्यूशन लगवाने के लिए कहना? नहीं। उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए? नहीं। शिक्षिका को ऐसे गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। सही। शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए जल्दी उठे, क्यों उठे भाई? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षिका को ऐसे गृह कार्य देना चाहिए जो उनकी डेली लाइफ, घरेलू लाइफ से जुड़ती हूँ। इन एन इफेक्टिव क्लासरूम, बच्चे शिक्षक से डरते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते, सम्मान करते हैं, तभी तो इफेक्टिव है। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं? हाँ, ये बात ठीक है। बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यक्ष स्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है। देखो, उत्सुक और तैयार रहते हैं, यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन परीक्षा लेता है, इसलिए ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन सही है कि बच्चे जो हैं वो गाइडेंस एंड सपोर्ट लेते हैं चिल्ड्रन से, टीचर्स से, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, मतलब डिस्कनेक्टेड चंक्स नॉलेज वुड क्या करती है? प्रेजेंटिंग डिस्कनेक्टेड चंक्स, मतलब हमें कोई चीज़ सीख रहे हैं और हमें वो चीज़ पहले कभी नहीं पढ़ी, तो वो थोड़ा-सा जो वो होगा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी हमारे लिए। अगर हमने वो पहले पढ़ी है, मतलब हमें उस चीज़ के बारे में अगर प्रीवियस नॉलेज है, तो हमें पढ़ने के लिए बहुत ईज़ी होता है। लेकिन यहाँ पे डिस्कनेक्ट है, हमारे माइंड में वो चीज़ नहीं है और हम बिल्कुल नए तरीके से उसको पढ़ रहे हैं ना, थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है हमें अंडरस्टैंड होने में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही है। मेक इट डिफिकल्ट फॉर द लर्नर्स टू गेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हम खुद को 2-3 बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, शायद एक बार हमें चीज़ समझ में ना आए अगर हम पहली बार कोई चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा सेशन। पेपर 2 लेवल 2 था ये 2015 का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम 2016 के पेपर करेंगे। 2015 का भी पेपर रहते हैं, वो भी देखेंगे, क्योंकि सीटेट है वो साल में 2 बार होते हैं, तो हम सारे ही बिल्कुल करने वाले हैं 2011 से लेके 2023 तक के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।